हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर लेकर के आई हूँ। इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अच्छा, इस वीडियो को मैं इस चैप्टर की वीडियो को 3 पार्ट में बनाऊंगी, ठीक है। हर एक पार्ट में क्या कौन सी वीडियो में बनाऊंगी वो मैं अभी इससे ही मैं बता दूंगी, ठीक है। और इस वीडियो में कौन सा पढ़ाऊंगी वो भी बता दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो बात ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाली जो हमारी यूनिट है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं उसका मैं रिव्यू देना चाहूंगी, ठीक है। फ्लावर्स, सबसे पहले फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, फिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन से होते हैं? जो फर्टिलाइजेशन से पहले पहले वाले इवेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? मेल और फीमेल गैमेट जो है उनका फ्यूजन जो होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जैसे जाइगोट बनता है एंड देन एम्ब्रियो एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले जो इवेंट्स हैं दैट आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन कौन से होते हैं? एंड्रोशियम, गायनोशियम, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कौन बनाता है, कैसे बनता है, वो सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी। मीन्स कि अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होगी तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी। उसके लिए हम पॉलिनेशन परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या आते हैं, इसमें हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ते हैं। क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज होती हैं उसको कवर अप करने के लिए, क्या क्या हम मेजर्स जो है वो लेते हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या चीज होती है कि पोलन को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करवाना है या नहीं करवाना है, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनके अंदर होने वाली फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, वो भी पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, अब फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है, फ्रूट बनता है, एंडोस्पर्म बनती है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी से क्वेश्चंस पूछते हैं नीट वाले, सो पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। रही बात फ्लावर की, फ्लावर में 4 काइंड ऑफ वर्ल्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बता देती हूँ कि क्या पढ़ाने वाली हूँ। फ्लावर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड डबल फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, एंड देन थर्ड वीडियो में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, फ्लावर, सबसे पहले फ्लावर के बारे में देखते हैं। देखो, फ्लावर के बारे में बता देती हूँ कि ये एस्थेटिक एंड ऑर्नामेंटल चीज मानी जाती है। फ्लावर एक नेचर का गिफ्ट है, ठीक है, जिससे क्या फ्रूट, सीड, एवरीथिंग, जो भी हमारे पास फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, वो सब किससे आती हैं? फ्लावर से आती हैं, ठीक है। सो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या है? फ्लावर है। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ऐसी जगह जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करवाई जा रही है, दैट इज फ्लावर। ओके, अब फ्लावर के पास 4 तरह के वर्ल होते हैं। फर्स्ट इज कैलिक्स, सेकंड कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ठीक है। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, कोरोला की यूनिट होती है पेटल, एंड्रोशियम की स्टेमन। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसकी यूनिट होती है स्टेमन। ओके, गायनोशियम की होती है कार्पेल, राइट। आगे देखते हैं, इसकी यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? फ्लावर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से मेनली स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्लावर में मैंने जैसे कि बोला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल होता है। मेल एंड्रोशियम, फीमेल गायनोशियम, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम के बारे में, ठीक है। एंड्रोशियम में भी क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। स्टेमन, स्टेमन मैंने बोला कि एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमन। स्टेमन के भी आगे पार्ट्स होते हैं, सो स्टेमन को डिटेल में पढ़ेंगे। देन माइक्रोस्पोरेंजियम क्या चीज है, वो स्टेमन में प्रेजेंट होती है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक होने वाला प्रोसेस है जिससे कि पोलन ग्रेन्स बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या इनके यूजेस हैं या क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेमन। स्टेमन से शुरू करते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट, जैसे कि मैंने बताया, देखो फ्लावर में कुछ इस तरह करके स्टेमन्स होती हैं, ठीक है। फ्लावर में कुछ इस तरह करके स्टेमन होती है। ये स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं। दिस पार्ट इज नोन एज फिलामेंट, ठीक है। पहला पार्ट फिलामेंट, ये आप नीचे से थैलेमस से अटैच होते हैं, ठीक है। सो दिस पार्ट इज फिलामेंट।
फिलामेंट एंड दिस वन इज एंथर। ओके, फिलामेंट के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। ये लॉन्ग सिलेंडर स्टार्क है एंड प्रोक्सिमल एंड जो इसका या तो किसी पेटल से अटैच होगा या थैलेमस से। थैलेमस क्या होता है, जो एंड वाला पार्ट होता है फ्लावर के, जहां से सारे वर्म्स जो है वो अटैच होते हैं, उस पार्ट को थैलेमस बोला जाता है। ठीक है, तो या तो थैलेमस से अटैच होगी फिलामेंट या फिर किसी ना किसी पेटल से अटैच होगी। ठीक है, अब इसको साइड पे करते हैं। काम की चीज क्या है, एंथर। एंथर इज टर्मिनल बायलोब स्ट्रक्चर। इसको टर्मिनल क्यों बोला गया है, क्योंकि लास्ट पे आकर के ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है फिलामेंट एंड देन एंथर, इसलिए टर्मिनल बायलोब स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखना बायलोब क्यों बोला है। अगर ये ऐसे मैं कुछ ऐसे डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, इसमें इस तरह से एक ग्रूव सा होता है, ठीक है, यानी कि दोनों दो लोब्स बनी होती है एंथर में, इसलिए इसको क्या बोला गया, बायलोब। ओके, उसके बाद बोला गया डायथिकस, यानी कि हर एक लोब में हर एक लोब 2 सेक्शन में डिवाइड होती है, यानी कि डायथिकस। ठीक है, दोनों सेक्शन डायथिकस हो गए, तो टोटल कितने थीका हो गए, 4 थीका हो गए, जिस वजह से इसको बोला जाता है टेट्रागोनल, यानी कि 4 साइडेड। ओके, खत्म। अब हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम पड़ा होता है। ठीक है, हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम पड़ा होता है, इसलिए टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम भी कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब यही माइक्रोस्पोरेंजियम है, इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं अभी बताऊंगी जस्ट इसके बाद। अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग थीका। एक लॉन्गिट्यूडनल लंबा सा ग्रूव जो है वो लेंथ वाइज, जैसे ये एंथर है, और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है वो पूरा स्टेम फिलामेंट तक रन करता है। ठीक है, जो कि दोनों थीका को सेपरेट करता है। आगे देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, पहले माइक्रोस्पोरेंजियम देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 वॉल्स होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसकी 4 वॉल्स होती हैं। ठीक है, सबसे आउटर वाली एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, देन टेपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर। अब ये तीनों का फंक्शन पूछ सकते हैं, इन तीनों का फंक्शन क्या है। पहली बात तो ये एंथर को प्रोटेक्ट करते हैं। देखो एंथर कह रही हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम को देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो चीज है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स पड़े हुए हैं। अब हमारा काम तो है ना कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हेल्प करते हैं डाइसेंस ऑफ एंथर। डाइसेंस मीन्स एंथर के फटने को, एंथर जो है जब रप्चर करता है, रप्चरिंग ऑफ एंथर में हेल्प करती है ये तीनों वॉल्स। ठीक है, इनका फंक्शन हो गया, साइड पे कर दो। अब टेपिटम आती है, टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर को टेपिटम बोलते हैं। नरिशेस डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। अच्छा, पोलन ग्रेन को डेवलपमेंट देती है, ठीक है, नरिश करती है। कौन सी वॉल, टेपिटम वॉल। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जो सेल्स ऑफ टेपिटम होते हैं वो उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और उनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकता है, यानी कि वो पॉलीप्लॉइड है। तो क्वेश्चन अगर आए कि बाय न्यूक्लिएटेड, ट्राई न्यूक्लिएटेड, कौन सी लेयर है या कौन सी वाला, तो टेपिटम। ठीक है, टेपिटम का फंक्शन क्या है, ये पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस चीज से अराइज हो सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे अराइज हो सकता है कि आउटर से लेकर के इनर तक, माइक्रोस्पोरेंजियम के आउटर से लेकर के इनर तक का सीक्वेंस बताया जाए, लेयर्स का, वॉल्स का सीक्वेंस बताया जाए, या फिर आउटर 3 वॉल का फंक्शनिंग पूछ सकते हैं, टेपिटम की फंक्शनिंग पूछ सकते हैं। तो अब आई होप आप आंसर्स दे पाएंगे। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहली बात, इसमें सारा पूरी वीडियो में एनसीईआरटी कंटेंट होगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं होगा। मैं उसी को थोड़ा इलेबोरेट करके समझाने की कोशिश करूंगी और पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी, ताकि आपके माइंड में वही रहे जो आपको चाहिए। ठीक है, फालतू की कोई बात ना हो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। अच्छा, हमने क्या देखा अभी, स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम देखा। अब यहाँ पे हमने कुछ पार्ट सिलेक्ट करना है। माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने एक पार्ट सिलेक्ट करना है जिसको हमने क्या बोल दिया, स्पोरोजिनस टिश्यू। एक्चुअल में स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, कंपैक्टली अरेंज होमोजिनस सेल्स, एक जैसे सेल्स हैं, कंपैक्टली अरेंज होते हैं। ठीक है, ऑक्यूपाई एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे। अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्पोरोजिनस टिश्यू। राइट, अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या करवानी है, हमको मियोसिस करवानी है। उसके लिए हम एक पोलन मदर सेल, देखो यहाँ पे देखो, स्पोरोजिनस टिश्यू में हमने एक सेल सिलेक्ट करनी है जिसको हमने क्या नाम दिया, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन पोटेंशियल सेल। समझ के देखो, पोलन मदर सेल, मदर नाम आ रहा है, यानी कि इससे आगे कोई ना कोई प्रोजेनी आने वाली है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करवाई, मियोसिस। इसमें मियोटिक डिवीजन करवाएंगे और हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बन करके आएंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर बन करके आएंगे और 4 माइक्रोस्पोर बन के आएंगे ना, एक सेल से जब मियोसिस होगी तो 4 सेल्स बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यही जो माइक्रोस्पोर्स हैं जैसे ही मैच्योर होते हैं और डिहाइड्रेट होते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स में। ठीक है, अब देखो
कहानी देखो, आराम से देखो, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाली है। देखो फ्लावर है, उसमें ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी ये पार्ट क्या है, स्टेमेन है ना, ठीक है, स्टेमेन है। अब देखो, एक फ्लावर में बहुत सारी स्टेमन्स हो सकती हैं, और जितनी स्टेमन्स है उतने ही हमारे पास बहुत सारे एंथर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर उनमें से किसी एक एंथर को उठाएं और उसकी बात करें, तो हमारे पास एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, नॉट पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हैं। मैंने बोला था कि एक एंथर है, उसमें 4 इस तरह से थिक्का बन जाते हैं, हर एक थिक्का में एक माइक्रोस्पोरेंजियम पड़ा हुआ है। हमने बोला ठीक है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब उनमें से भी अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की जाए, तो उसमें मियोसिस करवा के पोलन मदर सेल निकाल के हमने क्या बना दिया, 4 माइक्रोस्पोर्स बना दिए। यानी कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने माइक्रोस्पोर्स हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। और इससे उसी को हमने क्या बोल दिया, पोलन ग्रेन्स, यानी कि 4 पोलन ग्रेन्स। तो टोटल एक एंथर में कितने पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, 16, ठीक है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 पोलन ग्रेन बन रहे हैं, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने पोलन ग्रेन बन रहे हैं, 16। उस हिसाब से कितने सारे एंथर हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। आगे बढ़ते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं। देखो पोलन ग्रेन की 2 लेयरिंग होती है, 2 वॉल्स होती हैं, ठीक है, आउटर एंड इनर। इनर को क्या बोलते हैं, इंटाइन। इंटाइन का तो फंक्शन ही काम ही खत्म कर देते हैं। इधर थोड़ा सा ही पार्ट है जो हमें ध्यान रखना है कि ये थिन एंड कंटिन्यूस है। थिन एंड कंटिन्यूस मीन्स लगातार है, लगातार लेयरिंग है, बीच में कहीं भी टूट नहीं रही, ठीक है। और सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक है। अब एक्साइन की बात कर लेते हैं। एक्साइन आउटर लेयर है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। अब स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा केमिकल है जिसको आज तक कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाई। आज तक ऐसी एंजाइम बनी ही नहीं, डिस्कवर ही नहीं हुई जो इस मटेरियल को डिग्रेड कर दे। सो ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल माना जाता है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर तो केमिस्ट्री वाला माइंड में घुसा है। हाई टेम्परेचर, हाई एसिड, एल्कलाइन नेचर, कोई भी ऐसा नेचर लेकर के आ जाओ, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन हम पोलन ग्रेन्स को वेल प्रिजर्व कर सकते हैं पोलन बैंक्स में, ठीक है। हम इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज ए फॉसिल। बिकॉज ऑफ दिस पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। सो आई होप आपको एक्साइन की फंक्शनिंग समझ में आई होगी। अब एक्साइन में क्या होता है, जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। देखो कुछ इस तरह से होता है। ये रही हमारी इंटाइन इनर पोर, ठीक। ये मैं एक पोलन ग्रेन की बात कर रही हूँ, ठीक है। पोलन ग्रेन की बात हो रही है। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, जिसको हमने कैसे बनाया अभी पीछे हम देख के आए हैं, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि इससे मेल गैमेट्स बननी है। मेल गैमेटोफाइट मींस जो मेल गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। गैमेटोफाइट का तो यही मतलब होता है ना, गैमेट्स बेयरिंग ऑर्गन, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये लेट्स सपोज की इंटाइन है, इसके बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं, एक्साइन, ठीक है। इंटाइन के बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं, एक्साइन। बट ये एक्साइन के ना कुछ हिस्सों में ना स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है। जहां पे ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, जर्म पोर। जर्म पोर एक्साइन में प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट हो, ठीक है। यानी कि जहां पे एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट हो, उस पार्ट को जर्म पोर बोला जाता है। अब ये जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, जर्म पोर क्यों बनाना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी इसकी। जर्म पोर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। और पोलन ट्यूब क्यों जर्मिनेट करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए पोलन ट्यूब बनानी पड़ती है। पोलन ट्यूब जर्मिनेशन करना पड़ता है पोलन ग्रेन को। ये रहा पोलन ग्रेन, ठीक है। ये इसकी एक्साइन वाली लेयरिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज जर्म पोर था, तो यहाँ से पोलन ट्यूब अराइज होगी जिसमें मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। अब ये मेल गैमेट्स जो है ये फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, एंड देन स्टाइल, एंड देन नीचे ओवल। ओके, ये प्रोसीजर क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, पहले इस पे ध्यान दो। अच्छा, यही जो एक्साइन लेयर है, दिस एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। जैसे मैंने आपको ये डिजाइन सा बना के दिखाया ना, ये एरे एंड पैटर्न ऑफ डिजाइन अलग अलग पोलन ग्रेन्स में अलग अलग टाइप का होता है, और ये एक्साइन वाली लेयर में ही प्रेजेंट है, इंटाइन में प्रेजेंट नहीं है। आगे देखते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि एक्साइन और इंटाइन। लेट्स सपोज दिस इज पोलन ग्रेन, बाहर वाली लेयर एक्साइन, ठीक है। अब पोलन ग्रेन में 2 तरह के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव, जनरेटिव साथ के साथ बताती जाऊंगी, दोनों को देखते जाना। लेट्स सपोज दिस इज वेजिटेटिव सेल, ओके, ये बड़ा होता है, बिगर होता है। एंड दिस जनरेटिव सेल, दिस इज जनरेटिव सेल। ये रहा वेजिटेटिव सेल एंड ये रहा जनरेटिव सेल, ओके। जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर है, जनरेटिव सेल स्मॉलर दिख रहा है। वेजिटेटिव सेल के पास अबंडेंट फूड रिजर्व है एंड लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस है। लो जी, हमने लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस बना दिया।
ठीक है। अब जनरेटिव सेल की बात करें तो ये स्मॉल होता है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। देखो मैंने आपको बोला कि ये है हमारा वेजिटेटिव सेल, ये है हमारा जनरेटिव सेल। इट सिंपली मीन्स कि जो वेजिटेटिव सेल है, जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। यू गेट दैट। उसके बाद स्पिंडल शेप्ड होता है, ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक बात हो, और इसमें वैक्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। ये बात एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन नहीं दी हुई, बट डायग्राम से अगर हम देखें, डायग्राम डिफरेंस दिया हुआ है, वहां पे अगर देखें तो हमें साफ नजर आता है कि वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती। इसलिए क्वेश्चंस बना लेते हैं, क्वेश्चन बनाने वाले को तो थोड़ा सा ये आइडिया चाहिए, वो आपको प्रूफ दे देगा, यहाँ पे नहीं है। ठीक है। सो जनरेटिव सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं, वेजिटेटिव सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, सब कुछ प्रेजेंट होता है, बट वो बिगर होता है, ये स्मॉल होता है, और जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। ओके, आगे देखते हैं पोलन ग्रेन। अब इतना सब कुछ पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ लिया, अब इसके कुछ यूजेस एंड डिसयूजेस, नो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं और यूजफुल, इसको हम यूज कैसे अपने मतलब यूजफुल चीजों के लिए कैसे यूज कर रहे हैं, कुछ भी यार, अच्छाई के लिए और बुराई के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। पोलन ग्रेन कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकाइटिस एफ्लिक्शंस। सबको पता है एलर्जीज कॉज करते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है। कॉज क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं कौन? पोलन ग्रेन्स। ठीक है। पार्थिनियम कैरेट ग्रास, पार्थिनियम का सबको पता होगा, ये एक वीड है। ठीक है। ये कंटेमिनेटेड हुआ था हमारे इंडिया में विद इम्पोर्टेड वीट को जब इम्पोर्ट किया गया तो ये भी साथ में फ्री में आ गए। ठीक है, इंडिया में, और इन्होंने बहुत सारी पोलन एलर्जी कॉज की। ओके, अब यूजेस की भी बात कर लेते, इतनी बुराइयां कर ली हैं तो। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। पोलन का जो कंजम्पशन है वो एथलीट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। वायबिलिटी की बात करें तो वायबिलिटी क्या होती है? वायबिलिटी कुछ नहीं होती, वायबिलिटी इज द देखो, वायबिलिटी होती है हमारी कि कितनी देर तक ये पोलन ग्रेन जो है अपना काम कर पाएगा, कितनी देर तक जर्मिनेट कर पाएगा, कितने टाइम पीरियड तक, दैट इज इट्स वायबिलिटी। ठीक है। तो सीरियल के लिए है, व्हीट एंड राइस के लिए अगर देखें तो 30 मिनट्स की है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी के लिए मंथ्स, अप टू मंथ्स चली जाती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसको स्टोर करना हो तो, अगर हमने पोलन ग्रेन को स्टोर करना हो तो हम किस में स्टोर करते हैं? ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, नीट का आ भी चुका है 2019 में आई थिंक, या 18 में। स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -190 डिग्री सेल्सियस एंड इन पोलन बैंक्स। लिक्विड नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर में? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, पोलन ग्रेन्स जो हैं ये हमने जैसे देखा कि ये एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, और ये एज ए सप्लीमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, मेल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम था जिसके बारे में सब कुछ हमने देख लिया। अब देखते हैं पिस्टिल के बारे में। ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि हमारा गायनोशियम के बारे में देखते हैं। गायनोशियम की यूनिट क्या होती है? पिस्टिल इज द यूनिट ऑफ गायनोशियम, और यू कैन से कार्पल। ओके, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रोसेक्स सब देखते हैं। सबसे पहले पिस्टिल देखते हैं। देखो, पिस्टिल इज द यूनिट ऑफ गायनोशियम जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। मैं कुछ डायग्राम सा बना देती हूँ। दिस इज पिस्टिल, this whole part is pistil. ठीक है। this is stigma, this is style, and this basal bulge part is ovary. ठीक है। stigma क्या है? landing platform for pollen grain. pollen grain आता है यहाँ पे लैंड करता है। ठीक है। this is style, long slender part क्या है? elongated slender part is style, and then basal bulge part is known as ovary. अब देखते हैं, थोड़ी सी ये वाली पिक्चर क्लियर कर लेते हैं कि पिस्टिल अगर एक हो तो मोनोकार्पलरी, यानी कि सिर्फ एक कार्पल है। पिस्टिल अगर एक से ज्यादा हो तो मल्टीकार्पलरी। उसमें भी डिपेंड करता है कि पिस्टिल आपस में फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं। फ्यूज्ड का तो मतलब सिन कार्पस मींस अगर पिस्टिल कार्पल जो है वो फ्यूज है तो सिन कार्पस। ठीक है। सिन का मीनिंग ही क्या होता है? फ्यूज, एंड कार्पस मींस कार्पल, और फ्री मींस एपोकार्पस। ओके, अब देखो, अब कहानी जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि पिस्टिल में हमने क्या देखा कि पिस्टिल में क्या होती है? ओवेरी होती है। ठीक है। पिस्टिल में क्या होती है? ओवेरी। पिस्टिल में ओवेरी होती है। अब ओवेरी की ये जो सारी अंदर वाली स्पेस है ना, ये वाली सारी जो स्पेस है, इसको बोला गया है ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल। इसी को क्या बोला गया? ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल। इसके अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है, लेट्स सपोज दिस इज प्लेसेंटा। अब उससे अटैच्ड होती है हमारी मेगास्पोरेंजियम। ठीक है। प्लेसेंटा से क्या अटैच होती है? मेगास्पोरेंजियम। ओके,
और मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। प्लेसेंटा से अटैच होते हैं मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोला जाता है। अब देखते हैं, थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर कर देती हूँ मैं। देखो दिस इज, ये हमारी क्या थी? उसकी स्टाक, ठीक है। अब देखो स्टाइल है, ये क्या है? स्टाइल है, ओके, स्टाइल मार रही है। ये ओवेरी है, ठीक है। ओवेरी की ये क्या है? ओवेरियन कैविटी है। पूरी के अंदर की जो कैविटी थी वो ओवेरियन कैविटी थी, वहां पे प्लेसेंटा था। लेट्स सपोज दिस इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अटैच है हमारी पूरी ओव्यूल, और जिसको हम क्या बोल देते हैं? मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। ये हमारा किससे अटैच्ड है? प्लेसेंटा से अटैच्ड है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक क्या 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 चीज है? एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट से कुछ स्ट्राइक किया? फीमेल गैमेटोफाइट मींस कि जो फीमेल गैमेट देने वाला है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अभी इतनी आसानी से नहीं देगा, इसमें भी बहुत सारे लफड़े होंगे फिर जाके, मतलब बहुत सारे इसमें भी केसेस होंगे फिर जाके ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो देखो अच्छे से देख लेते हैं थोड़ा सा। ये पूरी जो डायग्राम मैंने बनाई है, ये डायग्राम है एनाट्रोपस ओव्यूल की, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल की। अगर हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है तो प्लीज उसको निगलेक्ट करना, मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए थोड़ी ऐसी हो जाती है, ठीक है। सो वॉइस पे ध्यान दो। एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल की डायग्राम है ये, ठीक है। ये फ्यूनिकल, अब मैं सारे पार्ट्स को ध्यान से समझा रही हूँ, आराम से अच्छे से देख लो। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या है? कि ऐसा पार्ट जिससे पूरी की पूरी ओवेरी जो है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड है, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ इसके ऊपर प्लेसेंटा और यहाँ से ओव्यूल स्टार्ट हो रही है। तो ऐसा पार्ट जिसके साथ ओवेरी जो है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच है, दैट इज फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल जिस जंक्शन से ओवेरी के साथ अटैच्ड हो, ओव्यूल के साथ अटैच हो रही है, फ्यूनिकल जिस जंक्शन से ये सारी आगे वाली आने वाली ओवेरी के ओव्यूल के साथ अटैच हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। सो हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है दैट इज नोन एज हाइलम। am I clear? उसके बाद क्या होता है? अब मैं सारे अगली टर्मिनोलॉजी समझाने जा रही हूँ। देखो ये हमारी ओव्यूल है, ओव्यूल के पास आउटर मोस्ट 2 इंटेगुमेंट्स होती हैं, 2 बाहर इंटेगुमेंट्स होती हैं, बाहर वाली परतें होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इंटेगुमेंट्स के जस्ट अंदर वाला पार्ट, जैसे लेट्स सपोज दिस इज ओव्यूल, और इसके बाहर क्या है? परतें हैं, जो कि क्या है? इंटेगुमेंट्स। अब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है? न्यूसिलस। उसके अंदर न्यूसिलस प्रेजेंट है, जिसके पास एक अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। मतलब अब न्यूसिलस कुछ नहीं है, इट इज अ मास ऑफ सेल जिसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व है, ठीक है। उसके अंदर, अब उस न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियोसैक पड़ा हुआ, यानी कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट पड़ा हुआ, ठीक है। अब ऐसा पार्ट जहां पे ये इंटेगुमेंट्स नहीं है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, और उसके अपोजिट वाला जो बेसल पार्ट है उसको चलेजल एंड बोलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजी है। आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस करवानी है, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या करवाया था? माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाए थे, यानी कि पोलन ग्रेन बनाया था। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या बनाएंगे? फीमेल गैमेट बनाएंगे, एग सेल बनाएंगे, या जो भी बनता है वो देखते हैं, ठीक है। देखो मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए क्या करेंगे? माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूसिलस के, देखो ये रहा न्यूसिलस, ये पूरा न्यूसिलस है, ये पूरा क्या है? न्यूसिलस है। न्यूसिलस के माइक्रोपाइलर रीजन में, ये माइक्रोपाइलर ना, तो ये वाला रीजन माइक्रोपाइलर रीजन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन करवाते हैं, और एक मेगास्पोर मदर सेल सिलेक्ट की जाती है। जैसे उसमें क्या सिलेक्ट किया था? माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो इसमें क्या सिलेक्ट करेंगे? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल सिलेक्ट की जाती है। मेगास्पोर मदर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये लार्ज सेल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, सब कुछ है, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या करवाई? म्योसिस करवाने के बाद हमारे पास कितने मेगास्पोर बनकर के आए? 4 मेगास्पोर बनकर के आए, जिनमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल माना जाता है, बाकी सारे तीनों के तीनों डिजेनरेट हो जाते हैं। उसको डिजेनरेट करवा देते हैं, वो सारा का सारा अपना जो न्यूट्रिएंट है वो फर्स्ट वाले को ही दे देते हैं। अब ये 4 में से किसी एक को फंक्शनल बनाया जा रहा है, यानी कि 4 में से किसी एक को सिलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ओके। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते थे। और ये फीमेल, अच्छा ये जो फंक्शनल है ना, फंक्शनल जो मेगास्पोर हमने चूज किया उसी को हमने फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है, यानी कि उसी को एम्ब्रियोसैक मानना है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसैक। अभी यहाँ तक कहानी खत्म नहीं हुई, इसके आगे भी अभी कहानी चलेगी। देखो फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें मियोसिस करवाई जाएगी, तो 2 न्यूक्लिएट बन जाएंगे। देखो जो मेगास्पोर था वो कुछ ऐसा था, उसके पास एक न्यूक्लियस था, ये सेल था, उसके पास एक न्यूक्लियस था, ठीक है। अब उसमें मियोसिस करवाई तो उसके पास 2 न्यूक्लियस आएंगे,
ठीक है। उसके बाद फिर से मियोसिस करवाई तो उसके बाद 4 न्यूक्लियस बन करके आएंगे, फिर 8 बन करके आएंगे, ऐसे कंटिन्यूअसली मियोसिस करवाई जा रही है, सॉरी माइटोसिस करवाएंगे, ये गलत है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे माइटोसिस करवाई जा रही है, ठीक है। सो सॉरी फॉर मिस टाइपिंग, माइटोसिस करवाई जा रही है, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर जो था हमारे पास, जो डिप्लॉइड था, उसमें क्या करवाया जा रहा है, ये डिप्लॉइड था या हैप्लॉइड था, सोच के देखो, ये हैप्लॉइड है, ठीक है। ये हैप्लॉइड क्यों है, हमने मियोसिस करवा करके, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी, इसमें हमने मियोसिस करवाया जिससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन करके आए, जिनमें से एक फंक्शनल है जो कि हमारे पास यहाँ पर है। अब इसमें हमने मियोसिस करवाई, 2 न्यूक्लियड बने, फिर हाय माइटोसिस करवानी है भाई, माइटोसिस मियोसिस नहीं करवानी, मियोसिस नहीं करवानी, माइटोसिस करवानी है, ठीक है। माइटोसिस करवाई, हमारे पास 2 न्यूक्लियड बन करके आए, फिर से माइटोसिस कराई, 4 न्यूक्लियड, देन 8 न्यूक्लियड जैसे ही बन गए, अब इसके पास इसके अराउंड सेल वॉल जो है वो सराउंड करेगी। अब जाके हमने इसको क्या बोला, टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियोसैक। अब जाके हमारा टिपिकल एम्ब्रियोसैक तैयार हुआ, ठीक है। अब यहाँ से सीधे 2 न्यूक्लियस बनाने के बाद सेल वॉल नहीं आती, ठीक है, कंटिन्यूअस न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद सेल वॉल आती है। अब देखो मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ, ठीक है। जो टिपिकल एम्ब्रियोसैक है या फीमेल गैमेटोफाइट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताती हूँ। ये हमने देखा ना कि 8 न्यूक्लियस बन रहा है। अब 8 न्यूक्लियस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 3 तो माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं। मैं डायग्राम बना ही देती हूँ, ये है, लेट्स सपोज दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, ओके, ये माइक्रोपाइलर एंड, 3 यहाँ पे आते हैं, 3 जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे आ जाते हैं, ओके, 3 न्यूक्लियस यहाँ पे आते हैं और ये क्या बनाते हैं, एग एपरेटस बनाते हैं, जिनमें से एक तो क्या होता है, एग सेल होता है, और 2 क्या होती हैं, सिनर्जिड्स होती हैं, ठीक है। सिनर्जिड्स की खास बात क्या है, इनके पास क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। सिनर्जिड्स की खास बात क्या है, इनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस किस चीज में हेल्प करता है, या सिनर्जिड्स का क्या रोल होता है, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, समझ रहे हो ना। पोलन ट्यूब क्यों लानी जरूरी है, अभी बताया था पीछे कि फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, और एग सेल यहाँ पे पड़ा है तो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए पोलन मेल गैमेट को यहाँ तक लाना पड़ेगा, और मेल गैमेट कहाँ पे पड़ा हुआ है, पोलन ग्रेन भैया के पास, तो वहां से लाना है, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो वो गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब 3 एंटीपोडल्स, 3 जो सेल है, 3 न्यूक्लियस जो है उनको एंटीपोडल की तरह करार कर दिया जाता है कि तुम आंटीज हो, ऊपर रहो, ठीक है, यानी कि चिलेजल बेसल एंड पे रहो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चिलेजल एंड पे 3 एंटीबॉडीज हैं। अब 2 पोलर न्यूक्लियस सेंटर पे बिठा दिए जाते हैं, कि बोलते हैं कि भाई तुम तुम हो तो 2, पर तुम एक के अंदर ही रहोगे, यानी कि ये सेल एक है बट उसमें न्यूक्लियस 2 हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लार्ज सेंट्रल सेल। अब टोटल सोच के बताओ कि टोटल न्यूक्लियस कितने हुए और सेल कितने हुए। न्यूक्लियस तो 8 ही है, पर क्योंकि इन दोनों को एक ही सेल माना गया, इसलिए ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड हमारे पास एम्ब्रियोसैक बन करके आता है, ठीक है। आगे देखो, अच्छा खत्म, देखो यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे पॉलिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इतना पढ़ो बस, अगली वीडियो में जरूर मैं वो वाला पार्ट लेकर के आऊंगी जितना मैंने बताया पॉलिनेशन से लेकर डबल फर्टिलाइजेशन का, तो इसको ध्यान से समझो। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी मुश्किल आ रही है तो कमेंट डाउन करो, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर भी कर ही देना अगर किसी का भला चाहते हो तो। सो थैंक यू सो मच।